अगर कोई एक स्टूडेंट आ रहा है उसको फॉरेन नहीं जाना है एंड ही वांट्स अ जॉब लाइक उसको 2 साल बाद एमएससी के बाद वो जॉब में आना चाहता है, तो यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो स्पेशली आपके डिपार्टमेंट का कैसा है, कुछ उसके बारे में। एंड जितने स्टूडेंट है उसमें से अभी करंटली लगभग कितने प्लेस्ड हैं? वाले तो बोल रहे थे कि हाँ अभी तो यूपी से राजस्थान गए हो, अब यूपी से सीधा फॉरेन जा रहे हो। मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे पे करना है पीएचडी करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये सबको लगता है घर वालों तो के, मतलब वो बड़े अभी रिलीव पे थे करना कि पड़ेगा। लाइक हाँ मुझे पैसा मिलने वाला है, हमें अपनी जेब से कुछ नहीं करना। अब तुम जाओ फिर से अब तुम हाँ, जाओ आप जाओ। मतलब वो इस बात एक्चुअली उस चीज को समझ नहीं पाते कि वो हाँ। पीएचडी भी अगर आप फॉरेन में करो तो इट्स लाइक अ जॉब, और Exactly. पोस्ट डॉक भी करो तो इट्स लाइक अ जॉब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर कमिंग ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। माय नेम इज मिराज अहमद वारसी एंड आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी जोधपुर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही खास होने वाली, बिकॉज बहुत ही खास दोस्त मेरे साथ आज बैठे हुए हैं और बहुत ही टाइम निकाल के ये लोग बैठे हुए हैं। और इसका रीज़न क्या है कि सब के सब कुछ ही दिनों में आईआईटी जोधपुर से भी अलविदा कहने वाले हैं और फिर से ये लोग जाएंगे बाहर। मीन्स ही इज़ गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, शी इज़ गोइंग टू चेकोस्लोवाकिया ना, ये वहाँ जा रही है और ये जा रहा है, परवाज भाई जा रहे हैं ताइवान। तो अब इन लोग को एमएससी इनकी कंप्लीट हो गई एंड दे आर फ्रॉम द फाइनल ईयर एमएससी स्टूडेंट्स एंड दे आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर देयर पीएचडी। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको फॉरेन पीएचडी अप्लाई करना है तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कैसा था, इन्होंने क्या क्या हार्डशिप फेस की और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आईआईटी जोधपुर का जो एमएससी फिजिक्स का डिपार्टमेंट है उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, इनका 2 साल का जो सफ़र था आईआईटी जोधपुर में वो कैसा था। तो आज कई सारी बातें करेंगे। तो आप लोग तैयार हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने अपना टाइम निकाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार यशव, आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप दे दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशव यादव है। मैंने अभी अपना एमएससी ख़त्म किया है फिजिक्स डिपार्टमेंट से एंड आई एम गोइंग टू लिहाई यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया फॉर माय पीएचडी। ओके, सो Yeah, hello everyone. My name is Priyanka Kumari and currently I am doing master from IIT Jodhpur and I got a PhD position from Communist University of Bratislava in Slovakia. ओके, परवाज भाई आप बताओ। Hello everyone, myself Parvaz Asif. I am currently second year student of MSc Physics department and I got offer from two countries, from Academia Sinica from Taiwan and second from South Korea. ओके, सो बहुत बहुत मुबारक हो यार आप लोगों के लिए। सो बिकॉज ये बहुत आगे का सफ़र इनका और अच्छा हो। सो यार सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले जैम के थ्रू होता है ना आप लोगों के एमएससी में, तो कितनी रैंक चाहिए होती है? मीन्स ऑन एन एवरेज आपको एक रेंज आप बता सको। तो सर यूजुअली मेरे फ्रेंड्स जो लाइक जनरल कैटेगरी से थे आईआईटी जोधपुर में अराउंड 500 रैंक वुड डू। अब मैं ओबीसी से आता हूँ तो मेरा रैंक अराउंड 800 था, तो लाइक अराउंड 1000 तक कट ऑफ जाता है। तो एमएससी प्रोग्राम के लिए 1000 तक है, 1100 मैक्सिमम। हाँ। अच्छा, ये मैक्सिमम। और मुझे लगता है कि अभी कंपटीशन और टफ होने वाला है, हाँ। तो ये चीज़ें। और तो प्रियंका, यहाँ पे क्या है, जैम के बाद वो इंटरव्यू भी होता है यहाँ पे? No, यहाँ जस्ट एक क्वालिफिकेशन जेम का एग्जाम होता है, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कट ऑफ लिस्ट जाती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जनरल, ओबीसी एंड एससी। सो आई एम बिलोंग टू एससी कैटेगरी। सो या 1100 to 1500 एससी कैटेगरी में अगर है तो यहाँ एडमिशन पॉसिबल। ओके, फाइन। सो अब आप लोगों ने आईआईटी जोधपुर एडमिशन ले लिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे और जगह भी आपने अप्लाई किया होगा तो फिर से आईआईटी जोधपुर ही क्यों? क्यों, कुछ इसका बैकग्राउंड तो रहा होगा आज से 2 साल पहले। So friends, before moving ahead, I have a very important announcement to make with you all. After the massive success of Decode C++ and DSA 1.0, PW Skills is again launching Decode C++ 2.0 with DSA due to huge student demand. This C++ and DSA batch will take you from the very basics to the advanced level and will make you capable of cracking any product-based company or MNC interview. As a part of this course, you will not only learn from the best in the class mentors, but also work on real-time practical projects and assignments which will take your skill to the next level. This course is available at super affordable price of just rupees 2,750 with 2-year dashboard access. You will get the live doubt sessions, complete program from basics to advanced, and you need not to invest in any laptop or PC. You will get unlimited access to PW Skills Lab. Along with, you will get a chance to work on the industry project, access to PW Skills job fair, and end-to-end career guidance.
And you know what the best part is? If you are going to use my coupon code MR500, you will get instant rupees 500 discount. So what are you waiting for? Go and check out the description for more details, purchase the course and start preparing for your exams and everything and get market ready for your jobs. पहला रीजन तो रैंक भी था, हाँ ठीक है। तो रैंक की वजह से जो प्रेफरेंस डाले थे पहले तो- वो आईआईटी में तो नहीं जा पाए, हाँ। क्योंकि उनकी वो डिमांड था, उनका रैंक बहुत कम था। ओल्ड IITs में ओल्ड मेरा आईआईटी, भी same experience फर्स्ट हाँ। जन आईआईटी हाँ और सेकंड जन आईआईटी में मैंने इसको सबसे ऊपर रखा था, आईआईटी जोधपुर को, अच्छा। क्योंकि मेरे को कुछ सीनियर से यहाँ पे कांटेक्ट हो गया था पहले ही। हाँ हाँ तो ऐसा सीन था कि जो फॉरेन जाने का रेशियो है यहाँ से वो था- पीएचडी का, तो हाँ। मैंने इसको सबसे ऊपर डाला। चलो, जो सोच के आप पाए तो वो आखिर हाँ। फाइनली आपका माशाल्लाह वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, ये तो नहीं बताया कि मेरी वीडियोस देख के आए हो आप लोग। उस आपकी वक्त वीडियोस देखे थे, आपकी वीडियोस देखे थे पैंडेमिक के टाइम। अच्छा वन वीडियो में हमारा होली वाला जो वीडियो था, हाँ। हमारा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हाँ भी था। हाँ हाँ, वो मुझे याद है वो शॉट। सर आपकी वीडियोस में कैंपस नहीं पहुंच पाते। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, फिर से IIT कैंपस आने के बाद तो यहाँ का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, फिर जो लैब फैसिलिटीज़ है वो कैसी है? मीन्स जैसे आप लोग ने फॉरेन के इंटरव्यूज़ भी दिए, तो क्या यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर वो आउटडेटेड है या जो मार्केट की डिमांड है, मीन्स एज पर योर एक्सपीरियंस वो कैसा था? तो सर फर्स्ट ईयर में एम्फेसिस होता है यूजुअली कोर्स वर्क पे। ठीक तो है। लाइक फर्स्ट ईयर में दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग यू फॉर योर नेक्स्ट स्टेप इन करियर व्हिच इज रिसर्च। सो सेकंड ईयर में आपको लाइक एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है व्हिच इज अराउंड 15 क्रेडिट्स फॉर 2 सेमेस्टर्स। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग अब्रॉड द की फैक्टर इज योर रिसर्च एक्सपीरियंस, राइट? ओके। सो आपको यहीं पे काफ़ी अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स वर्क। सो ओके। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था व्हेन वी वर अप्लाइंग। सो उससे क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस से मिल जाता है, लाइक एक टेस्ट मिल जाता है रिसर्च का। हाँ, कि कैसे करना है बेसिकली, एंड यू गेट तो- एक्सपीरियंस फ्रॉम योर PhD गाइड और फिर से Exactly. आपका जो फैकल्टी Exactly. एडवाइजर होगा, तो राइट? आपको एक टेस्ट मिल जाता है वर्क कल्चर का PhD में कैसा होता है, और फिर आप रिसर्च के लिए आप सही डायरेक्शन है या नहीं वो, तो वो काफ़ी और खुद को भी पता चल जाता है ना कि आप वो करना चाहते हो या नहीं। सो Exactly. प्रियंका, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओगे, जब यहाँ आए थे तो सोचा था कि हमें फॉरेन PhD के लिए जाना है या बीच में कुछ माइंड चेंज हुआ क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं था कि फॉरेन में ही PhD करना है, बस ये एम था कि PhD करना है, या Okay. तो इंडिया से मिले या फॉरेन से मिले। जब मैंने रिसर्च ज्वाइन किया, माय सुपरवाइजर नेम इज डॉक्टर संतोष मुगलमपल्ली, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं अदर कंट्रीज़ में हैं, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया बाहर अब्रॉड में PhD लेने के लिए। सो जो कोर्स वर्क है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन सम कंट्रीज एंड सम यूनिवर्सिटी दे आर आस्किंग सम क्रेडिट्स। Okay, right. So credit are mandatory. So course work is important है, and also project work is very important, because वो हमारा जो PhD में एडमिशन होता है वो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। Right. हमें जिस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में PhD लेना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा टफ होता है टफ हो जाता PhD या। तो उससे पहले इम्पोर्टेंट होता है PhD लेने से पहले कि हम अपनी CV को इम्प्रूव करें, CV एंड SOP को। लाइक हमारा कोई हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में। उस पर्टिकुलर डोमेन में जहाँ आप जाना चाह रहे हो, राइट? इन सब चीज़ों के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक फर्स्ट ईयर में कोर्स है, कोर्स नहीं है ऐसे, मतलब हैंड्स ऑन करके है, हाँ हाँ हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत मदद करता है इन सब चीज़ों में, रिसर्च ओरिएंटेड बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कि अपना तो field सिर्फ of वो interest। आप लोग के ही डिपार्टमेंट के लोग उसे कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट ओपन टू ऑल है वो? नहीं, वो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में है, Okay, फर्स्ट course- ईयर में। हाँ, और और उसका वो सिमिलर वर्जन हर डिपार्टमेंट है, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइक 1.5 क्रेडिट्स का है, तो अगर Okay. आप लाइक कुछ गूफ अप करते हो तो उसमें लाइक ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं आपके क्रेडिट्स पे। और लेकिन ये mostly- लॉन्गर विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। जरूरी ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट आ रहा है, उसको फॉरेन नहीं जाना है एंड ही वांट्स अ जॉब, लाइक उसको 2 साल बाद MSc के बाद वो जॉब में आना चाहता है, तो यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो स्पेशली आपके डिपार्टमेंट का कैसा है, कुछ उसके बारे में, एंड जितने स्टूडेंट हैं उसमें से अभी करेंटली लगभग कितने प्लेस्ड हैं और कौन कौन सी कंपनीज आएंगी? मीन्स तो सर यूजुअली जो प्योर साइंसेज में मास्टर्स होता है तो उसमें प्लेसमेंट कंपनीज फोकस करती हैं, लाइक जो हम एप्लीकेशन फोकस करते हैं वो होता है टीचिंग इंडस्ट्री में, राइट राइट। हाँ, कोचिंग एंड एवरीथिंग। तो उसमें हाँ, जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो ऑलमोस्ट सबका हो गया, बाकी कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके। तो मतलब एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे अगर जब आपका प्लेसमेंट की सीज़न चलता है दिसंबर के महीने में, तो आप लोग भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो? मीन्स अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है
तो जैसे बायजूस आई या कोई फिजिक्स वाला आया समथिंग, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो ना? हाँ, सर मतलब टीचिंग जॉब्स में तो टीचिंग जॉब्स में तो usually लगभग मास्टर सारे स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं, और बाकी जो डेटा एनालिसिस वाली जॉब्स भी होती हैं तो उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट? मीन्स कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अपॉर्चुनिटी इट्स अप टू यू कि आपको क्या लेना है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यार एक अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि जिसके लिए आपने थंबनेल को क्लिक किया हुआ है कि अगर आपको फॉरेन में अप्लाई करना है तो इसके पूरे रूल्स एंड ये क्या चीज़ हैं। तो यार ये बताओ कि आपके माइंड में कब आया कि नहीं अब अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं और समथिंग? सर मेरा लाइक शुरू से रिसर्च में इंटरेस्ट था फिजिक्स Okay. में, तो लाइक अंडरग्रेड से ही मैंने मन बना लिया था कि लाइक मुझे अब्रॉड ही करना। तो मतलब मेरा मेन डिसीजन था कि यूरोप जाना है, यूएस जाना, क्योंकि बहुत ही अलग प्रोसेस होता है दोनों का। तो लाइक फाइनली से मेरा अभी एमएससी हुआ है, तो मेरा अभी मैंने 2 अलग अलग फील्ड्स में ट्राई किया। 3rd सेमेस्टर में पढ़ा एनर्जी फिजिक्स में, उसमें फिर मेरे को लाइक इंटरेस्ट नहीं आया फॉर सम रीज़न, और फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन फोटोनिक्स में ट्राई किया। लाइक अभी के लिए तो अभी लाइक मेरा डिसाइडेड नहीं है मुझे करना क्या है। Right. तो यूएस की पीएचडी में फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे इंडिया जैसा प्रोसेस होता है सिमिलर सा, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क करना होता है। ठीक है, तो उस टाइम आप अपना डिसाइड कर सकते हो, राइट राइट। अलग अलग लैब्स के अंदर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से मिल सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है एज अपोज टू पीएचडीज इन यूरोप कि आपको एक प्रोजेक्ट से कमिट नहीं करना पड़ता, एंड एज वेल एज आपको एक गाइड से कमिट नहीं करना पड़ता। और इन माय एक्सपीरियंस आपका जो गाइड है वो ही आपकी पीएचडी जर्नी डिसाइड करता है कि कैसे होने वाली तो है। यूएसए में अप्लाई करने के लिए वैसे आपका प्रोसीजर क्या था? मीन्स जीआरई और सब आपने कुछ प्रिपरेशन की इसके लिए? ओके सर, तो लाइक यूएस में अप्लाई करने के लिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना होता है। तो टॉफल मैंने दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 110। ओके। उसके लिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, लाइक मुझे पैटर्न भी नहीं पता था क्या है। तो टॉफल बहुत इजी होता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर कोर्स वर्क वगैरह सारे हमारे इंग्लिश में चलते ही हैं, तो उसमें लाइक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और बाकी मैंने जीआरई के लिए प्रिपेयर करा था। जीआरई बेसिकली एक एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है जिसमें 3 सेक्शंस आते हैं, एसेस, वर्बल पार्ट जिसमें वही इंग्लिश आता है, और फिर एप्टीट्यूड में मैथ्स आता है। मैथ्स बहुत ईजी 12th तक का मैथ्स होता है, लेकिन इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए इंग्लिश के लिए क्या करना है, कुछ स्ट्रेटेजी? क्योंकि के कई लिए- सारे स्टूडेंट्स यहाँ यूएस के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करूँगा मगूश के लेक्चर्स हैं, वो आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, किसी टॉरेंट के। वैसे तो पैसे लगते हैं उसके लिए, लेकिन आपको कहीं पे भी ऑनलाइन ड्राइव वगैरह पे मिल जाएंगे या टॉरेंट में मिल जाएंगे। मतलब इलीगल है लेकिन थोड़ा हाँ, ठीक हो है। जाता है। मगूश हाँ। के लेक्चर्स, स्टूडेंट्स के लिए सब माफ है। हाँ। हाँ, ठीक है। मगूश के लेक्चर्स वर्बल के लिए, और अपना जीआरई के एक 5 पाउंड बुक आती है, तो उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो इनफ है। मैंने लाइक 1 महीना प्रिपेयर करा था, तो वो इनफ था। तो मेरा स्कोर था 314 आउट ऑफ 340, तो विच इज़ डिसेंट फॉर पीएचडी एप्लीकेशंस। एमएस एप्लीकेशंस के लिए 320 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सो प्रियंका, आपने जहाँ अप्लाई किया वहाँ पे भी जीआरई टॉफल का कुछ इशू था? नो नो, इन यूरोपियन कंट्री यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की। बट इन यूएस वी हैव अनदर ऑप्शन टू, लाइक वी हैव डुओलिंगो। एक Okay. डुओलिंगो एक हाँ। ऐप है जिसके थ्रू हम ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। हम्म। लाइक अगर जीआरई दे रहे हैं तो 14 to 16,000 हमें पे करना पड़ता है, बट इन डुओलिंगो 3 to 4,000 में हो जाता है। और तो इसके नहीं, लिए क्या क्या हो जाता मतलब वो मैं समझा नहीं। Duolingo is a एक्चुअली हुआ क्या था type of कि proficiency test. अभी अच्छा, तो वो वैलिड होता है मतलब वहाँ Yeah, most of the European countries accepted प्रोफिशिएंसी Duolingo. टेस्ट है वो एक्चुअली इट इज अ ऐप? नहीं, No, मतलब no, ऐप It's एक एग्जाम like करवाता है। exam. अच्छा, तो ठीक है, ठीक चीज़ क्या है कि डुओलिंगो सब जगह वैलिड नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था अभी कोविड के टाइम, जैसे जीआरई टॉफल टेस्ट हाँ। सेंटर्स पे होते हैं, है, ठीक है। तो इतना हो नहीं पा रहा था क्योंकि ईटीएस करवाता है। हाँ। तो उससे उनसे लाइक आप सेंटर पे जा नहीं पा रहे जा थे। नहीं पा रहे थे, तो डुओलिंगो ने क्या करा था, ऑनलाइन कराया था। तो वो पेंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा वैलिडिटी थी उसकी, बट अभी उसकी वैलिडिटी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी, मुझे भी नहीं पता था, तो ये आई होप कि कई सारे ऑडियंस को पता चल जाएगा ये। जो लाइक थर्ड पार्टी जितने भी ना टॉफल और आइल्स के अलावा हाँ। जितने भी टेस्ट हैं उनकी वैलिडिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, अगर आप यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। हाँ, पहले ये क्योंकि चेक जब करना मैंने चेक पड़ेगा। किया था उन पे स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा था कि वी डू नॉट एक्सेप्ट डुओलिंगो स्कोर्स। ओके, और आपके साथ क्या हुआ था? वो ऑप्शन था? या इन यूरोपियन कंट्री वो डुओलिंगो को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो तब भी चलता तो है। वो ये ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पे आओ, फिर इंग्लिश वाला एक कोर्स लो। अच्छा, और तब तो उसको- सही है। उसको पूरा करो। हाँ। और बस मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए। उसमें आई गेस अगर हमारा कोर्स वर्क
जितना मास्टर्स तक का अगर इंग्लिश मतलब शायद माफ कर देता हाँ है। वो भी बहुत ज्यादा मतलब वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स है यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्री में हाँ, बहुत ठीक है relax ठीक है। चलो ये तो बात हो गई कि आपके जीआरई और ये कुछ स्कोर्स की। या परवाज भाई ये बताओ कि जो मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में आ गया, अब मैंने ये प्लान कर लिया कि बाहर करना, तो सबसे पहला ये होता है कि किस प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है, वो मेल कैसे लिखना है, वो पहला मेल हुआ या पहली बार उसको अप्रोच करना है, एसओपी बनाना, तो इसका सही तरीका क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इसके लिए तो पहले आपको अपना डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, रिसर्च डोमेन क्या है, और इससे रिलेटेड अगर जिस आप लैब में काम कर रहे हो वहाँ के सीनियर्स है जो पीएचडी वाले, वो आपको अधिकतर बता देते हैं। ठीक है। सेकेंडली आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो, हाँ, कई जगह के ऑथर्स देखते हो, हाँ, उन ऑथर्स के मेल्स चेक करते हो, उन्हें मेल करते हो, वो रिप्लाई करते हैं। ऐसे ही मतलब एक चैन बनते जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो ये कब से स्टार्ट किया था आपने ये हमने नवंबर से शुरू कर दिया था अपना एसओपी वगैरह लिखना, अच्छा। और मेल्स भेजने शुरू कर दिए थे। तो ये जो आप लोगों की जब ये अप्लाई करते हो, खासकर जैसे आपने ताइवान में किया और भी जगह, तो क्या उसमें फीस लग रही थी? नहीं, मैंने तो अभी तक जहाँ पे अप्लाई किया फीस नहीं लगी, बस इजराइल में करा था अप्लाई। हाँ हाँ। इजराइल में फीस थी। तो कितनी लग जाती है फिर भी? मतलब अगर कोई स्टूडेंट वो जानना चाहे कि कितना फीस? इजराइल में डॉलर में था, $80 था एप्लीकेशन फीस। ओके। आपका प्रियंका कुछ ये फीस का कुछ चक्कर? इनिशियली जब हम किसी प्रोफेसर को मेल करते हैं तो उस मेल के लिए तो हमें किसी पेमेंट की जरूरत नहीं नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रोफेसर एक पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है कि ठीक है तुम कर सकते हो, आज हवा भी बहुत चल रही है, सो हाँ फिर अगर वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो प्रोफेसर वो गाइड करता है कि तुम इस लिंक पे जाके यहाँ तुम एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर तो वहाँ पर हमें कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आईटी जोधपुर में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो जो फॉर्म फिलअप करते हो वैसा टाइप का ना? हाँ। ठीक है। जैसे ये रिक्वायरमेंट है ना, ये दो हाँ। तरीके से होता है। हाँ। जैसे एक प्रोफेसर अपने ग्रुप में लेते हैं एडमिशन, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल बनाती है। हाँ, तो आप अगर प्रोफेसर को डायरेक्ट मेल करते हो तो वो तो आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू लेगा, फिर आपको अगर सेलेक्ट करा है तो वो, और उसके पास फंड होगा हाँ, तो फंड आप, होगा तो। हाँ क्योंकि मैंने अभी 2 जगह, एक ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करा था, ऑफर आया था, हाँ, लेकिन वो फंड नहीं थे उनके पास, राइट। तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर एक जगह इंग्लैंड में था, वहाँ पे भी फंड नहीं थे, तो वो बोल रहे थे कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। तो ये स्कॉलरशिप जो अभी मैं भरने वाला था, वो बोले थे कि अभी आगे आपके 6 महीने बाद मतलब उस राउंड में आप आओगे, तो मैंने वो छोड़ दिया। राइट राइट। तो यूएस में क्या सीन है? यूएस में आपकी फीस कितनी लग जाती है? अगर कोई स्टूडेंट यूएस में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको कितना पैसा चाहिए फिर? अगर यूएस में जितने भी कंट्रीज हैं सबसे कॉस्टली यूएस है। तो अगर आपको लाइक अप्लाई करना है तो अपने 3-4 लाख आई वुड से लाइक जो तेरे 3-4 लाख लग चुके हैं? नहीं मतलब ऑल लगने वाले नहीं, हैं। स्टार्टिंग में लगेंगे, स्टार्टिंग में आपके 3-4 महीने सेटल होने में। ठीक ठीक, वो मैं नहीं वहाँ जाने पे नहीं, मैं अभी बस अप्लाई करने वाली नहीं, बात पे वो कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं मेरे हाँ हाँ एक्सपेंसेस। हाँ, आप अपना लमसम बता दो। ओके। हाँ। तो टॉफल जीआरई टोटल दोनों का मेरा 30,000। फिर कॉलेज एप्लीकेशंस में हर कॉलेज की फ़ीस होती है। कुछ कॉलेजेस अपनी फीस वेव ऑफ कर लेते हैं, या फिर आप वेव ऑफ के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट यूजुअली आपको फीस भरना पड़ेगा, विच वेरीज फ्रॉम $70 to $100। ओके। तो मैंने 7 से 8 जगह अप्लाई किया था, तो मेरा आया था 83,000 INR। तो 83,000 करीब वो लग गए, और फिर से 35,000 आपके जीआरई टॉफल के लग गए। अच्छा। और फिर हाँ। अभी जब मेरा ऑफर आ गया, I-20 फॉर्म आ गया, तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड सेविस फी। सेविस इज बेसिकली डेटाबेस जो कि यूएस के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो रखना पड़ता है। तो उसकी एक फ़ीस होती है विच इज़ $350, तो अराउंड 30,000 INR। और फिर वीज़ा की फ़ीस है विच इज़ 13,000। फिर 60,000 के आसपास अपना 60 से 1 लाख के बीच में टिकट्स, क्योंकि अभी मेरा Right. डिसाइडेड नहीं है। हाँ हाँ, मीन्स वो वीज़ा और टिकट्स को अभी किनारे रखते हैं। हाँ। मीन्स उससे पहले लगभग अगर आपने 8-10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया तो 1.5 लाख के करीब हाँ, यूएस अगर का आप scenario example- है। यूएस का सिनेरियो और है। मैंने फिजिक्स जीआरई नहीं दिया था, तो अगर आप फिजिक्स जीआरई देना चाहते हो विच वुड बी अ रियली गुड बूस्ट इन योर एप्लीकेशन, हाँ हाँ हाँ। तो उसके भी 15,000 आप अलग से। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लो क्या फ़ायदा है ये कि देने फिजिक्स से? जीआरई का बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो आपका जितना कोर्स वर्क है अंटिल द पीएचडी एप्लीकेशन, विच अगर वो ऑप्टिमम नहीं है, अगर आपके ग्रेड्स कम है, लाइक सीजीपीए कम है, लेकिन आप फिजिक्स जीआरई में आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो चीज़ एक तरह समझ से गया। हो सकती है। तो डेट इज़ एक बेंचमार्क टाइप की चीज़ हो जाती है कि अगर इसको ये आता है तो इज़ गुड फॉर अस। एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पे आपको कोर्स वर्क करना होता है, हाँ। तो यू हैव टू शो कि आप कोर्स वर्क में परफॉर्म करोगे अच्छा।
परफेक्ट that's all. परफेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल यार ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई। प्लस जो आपने उन क्वेश्चन पूछा था उसमें ऐड करना चाहूँगा कोल्ड मेल्स के रिगार्डिंग हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ प्रोफेसर्स को तो- कैसे मेल करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई इंटरेस्ट अभी तक डिसाइडेड नहीं था, तो लाइक मैं कैसे मेल करता प्रोफेसर्स को। तो मैंने क्या किया था, मैंने यूनिवर्सिटीज़ को देखा, उनके डिपार्टमेंट्स को चेक किया। तो मेरे अभी 2-3 जितने इंटरेस्ट हैं, लाइक मेरे को ये पता है कि मेरे कंपटीशन में करना है, वो तो या तो बायोफिजिक्स में जाना है या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। तो मैंने डिपार्टमेंट्स चेक किए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में दोनों फील्ड्स के फैकल्टीज़ हैं और उनका क्या काम चल रहा है। तो मैंने उन्हीं डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया। ओके तो मैंने फाइन। किसी को कोल्ड मेल नहीं किया, मैंने सीधे कॉलेज को अप्लाई किया। अगर आप हाँ कोल्ड मेल करते हो प्रोफेसर को, तो वो जो एडमिशन कमिटी होती है वो इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, तो आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते बट वो नेसेसरी नहीं है, कोल्ड नेसेसरी नहीं है, स्पेशली फॉर द यूएस। चलो यार ये बहुत 2-3 इन्फॉर्मेशन इस बार मुझे अलग से मिलने को मिली। कौन सा था, डुओलिंगो था और एक फिर से एक आपने ये जीआरई फिजिक्स बताया, राइट। अच्छा ये बताओ, तो ये तो आपकी फीस लग गई। तो आप परवाज भाई ये बताओ कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है जब आपने सब कुछ किया। खैर आपकी तो फीस नहीं लगी, जहाँ आप जा रहे हो वो स्कॉलरशिप कितनी आपकी अवेल हुई, फुल फंडेड है? फुली फंडेड है और ताइवान डॉलर में 35,000 है वहाँ पे ओके। ताइवान में। और आप प्रियंका आपका क्या है? 1400 यूरो है ये कितना पर ईयर का है कि या कैसे? पर मंथ। पर मंथ का है, ठीक है ठीक है। और आपका? हाँ सर, मेरा अराउंड $32,000 है। ओके बट इसमें लाइक कुछ कैच है कि लाइक आई हैव टू पे फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जितने ये कंट्रीज़ हैं इनमें लाइक यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। तो आप अगर लाइक वीज़ा पे हो तो आपको एक पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट यूएस में यू हैव टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ बहुत महंगा है। तो अगर आप नहीं लोगे तो कंगाल हो जाओगे। कंगाल हो जाओगे, सही सही। अच्छा सो दोस्तों अभी तक हमने कई सारी बातें की, फिजिक्स डिपार्टमेंट की, प्लेसमेंट की, अप्लाई कैसे करना है, मेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अभी तक सब ओवरव्यू आपने देखा, ये तो सब खुशी की बात देख रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिजेक्शंस कितने हुए हैं। सो प्रियंका ये बताओ आप, जहाँ आपका हुआ है, क्या वो पहला फॉर्म था आपने फिलअप किया हो गया, या ये कितनी जगह रिजेक्शंस हुए वो बताओ मुझे ज़रा। ये कितने फॉर्म और भरे थे इससे पहले? इससे पहले मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है। इनफैक्ट इंटरव्यू के बाद भी मैंने रिजेक्शन लाइक किसी कितनी जगह 1 2 4? 5 to 6 मैंने रिजेक्शन भी बहुत face किया अच्छा। है। फिर एक्चुअली इंटरव्यू के बाद भी कई प्रोफेसर्स ऐसे थे जिन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोल दिया हाँ हम ले लेंगे, बट आफ्टर इंटरव्यू उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। तो 5 to 6 मैंने रिजेक्शन भी देखा है। बट अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें इसी फील्ड में जाना है, इसी का हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो कोई ना कोई प्रोफेसर तो उसमें ठीक है। इंटरेस्ट दिखाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे अब आपके एक्सपीरियंस है, जैसे आप मुझे बताओ, जैसे आपको 5 जगह नहीं हुआ, तो आपने क्या एनालाइज किया कि क्यों नहीं हुआ? आपकी कुछ ना कुछ कमी होगी, या फिर से सामने वाले ने सही जगह से इंटरप्रेट नहीं किया होगा। आपके अकॉर्डिंग व्हाट वाज द रीज़न कि यार शायद मैंने ये गलती कर दी थी इंटरव्यू में, वो मैंने गलत आंसर दे दिया, या शायद मेरी एसओपी वीक होगी। कुछ तो एनालाइज किया होगा कि 6ठे जगह हो गया कुछ, ताकि वो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा ताकि जूनियर्स को इससे बेनिफिट हो सके। डेफिनेटली कमी थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस में होता है। लाइक मेरे पास तब पब्लिकेशंस नहीं था। ठीक है। इनिशियली मैंने मैक्स प्लांक में अप्लाई किया जर्मनी, था, राइट। या जर्मनी। तो मैक्स प्लांक टॉप मोस्ट हाँ। इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे एक लाइन मैंडेटरी होती है कि अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो इट इज़ बेटर फॉर योर एडमिशन। Right. बट दैट टाइम मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं था, हाँ। तो मेरा रिजेक्ट हो गया वहाँ से ठीक कि है। तुम्हारे पास नहीं है पब्लिकेशन। तो वहाँ से यहाँ के इंटरव्यू लिए की कॉल भी नहीं आई? नहीं आई। चलो ठीक है। हाँ या फिर कुछ जगह मेरा इंटरव्यू हो गया, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि वाई यू लाइक क्यों रिसर्च ही करना है, हाँ। रिसर्च करना है तो यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना है, तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। राइट। तो कुछ ऐसा मैं उनके लिए सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाई। तो इनफैक्ट आप प्रिपेयर ही नहीं होगे शायद उस वक्त Yes, इंटरव्यू yes. में कि ऐसा हाँ, क्वेश्चन मुझसे पूछ पूछा लेंगे। है। फर्स्ट सेकंड इंटरव्यूज में तो अभी एक्सपीरियंस ही कर रहे होते हैं कि कैसे हाँ, questions हाँ, होंगे। समझ गया। परवाज भाई अब आप बताओ आपके कितने रिजेक्शंस हुए? मेरे 7-8 हो गए। 7-8 जगह। 7-8 से ऊपर ही तो इंटरव्यूज कितने दिए, मतलब और 9 दे चुके हैं। तो इसमें से ये जहाँ आपका ताइवान में हुआ है, तो वो 9वां 10वां था ये जिसमें सिलेक्शन हुआ है, 8 में रिजेक्शन हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, ये एक तो मेरा साउथ कोरिया में हुआ था। हाँ। लेकिन साउथ कोरिया मेरे को जाने का मन नहीं था, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। accept ही नहीं किया। फिर ताइवान में हुआ। आपके रिजेक्शंस कितने, जहाँ मतलब आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, फिर फाइनली रिजल्ट है कि नहीं हुआ? जर्मनी में मेरा हुआ, हाँ। फ्रांस में हुआ,
अच्छा ठीक है, तो क्या लगता है क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था, क्या कमी मेरे रह को गई? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एसओपी लिखी थी, हाँ वो हाँ, उनके जो रिसर्च था उससे मतलब अलाइन ज़्यादा नहीं, अलाइन नहीं कर रहा था। ठीक है। एक तो रीज़न ये भी था। दूसरा, हम इंटरव्यूज़ देते हैं, वो वो ऑडियो कॉल में देते हैं, ठीक है, और हाँ हमारी इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में बहुत वो होता है। हाँ, डिफरेंस होता है, तो ठीक है, हमें जो बोलना होता है क्लियरली उनको मतलब समझ आना चाहिए। समझ गया, हाँ। नहीं तो वो यस यस करते हैं और फिर बाद में वो मेल करते हैं कि सॉरी टू Sorry. समझ रिग्रेट, गए, ऐसा करके। ठीक है। तो कल मैं एक्चुअली कल मैं बात कर रहा था, तो इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप उनसे परमिशन ले लो कि सर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं, कौन तो से प्रोफेसर हैं हाँ जो पहले मेल करते हैं और पेपर्स भेजते हैं और हाँ। पेपर से बोलते हैं कि तुमने जो अंडरस्टैंड करा है वो उसको- प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में हमें बताओ, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, पेपर्स भेज देते हैं हाँ। अपने मतलब जिस आप डोमेन में भेजा ठीक है, उसने एक बस एक कि आप इसको एक शॉर्ट क्लिप्स में बताओ कि क्या चीज़ है, हाँ ठीक है। और कुछ होते हैं कि मतलब अपना इंट्रोडक्शन, अपना काम जो एक साल में प्रोजेक्ट करा है उसका जो हम्म। है वो प्रेजेंट करो, फिर उससे रिलेटेड पैनल होता है वो। ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके कितने रिजेक्शंस हो गए? सर मैंने अप्लाई 7 जगह पे किया था क्योंकि पैसा हाँ लगता है यूएस हाँ, यूएस में पैसा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को 5 रिजेक्शंस आए थे और 2 में एक्सेप्टेंस आया था। यूजुअली नंबर हाई होता है बट लाइक मेरा सीवी इतना इंप्रेसिव नहीं था, तो इसलिए मेरे से 2 जगह से एक्सेप्टेंस आया, लिहा यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जा रहा हूँ और एक हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा जिसका ओके स्टाइपेंड कम था, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिया, लिहा यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ओके। तो मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, यूएस में यूजुअली इंटरव्यू नहीं होते हैं हम्म। और होते भी हैं तो लाइक वो इनफॉर्मल सेशंस होते हैं, लाइक नो ईच अदर काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो आपका रिजेक्शन आपके सीवी के बेसिस पे, मतलब कि शॉर्टलिस्ट ने किया फॉर फर्दर प्रोसेस, इस बेसिस पे हुआ, राइट? आई वुड से कि यूएस में लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं और उनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते Seats हैं। राइट, हाँ तो- एक या 2 सीट्स होती है। जब जहाँ मैं ताइवान में था वहाँ हाँ। 78 एप्लीकेशंस आए थे 2 सीट पे। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मैं अगर आपकी जगह हूँ और मैं कहीं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे में जब आप प्रोफेसर की प्रोफाइल खोला, उसने बोला कि एक वैकेंसी है हमारे यहाँ, तो वो एक हिम्मत आना कि चलो एक के लिए भी अप्लाई कर देते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि वो फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए ओपन किया हुआ है। पूरे तो वो ताकत कहाँ से आती है, वो डर, मतलब अगर आप ऐसे सोचो, शायद आपको भी ये चीज़ फेस किया होगा कि अरे मेरा तो कहाँ ही होगा। Yes. तो वो चीज़ यहीं से आती है कि आपने कितना 1 साल लैब में बिताया है, कितना काम करा है अपना, हाँ, कितना नॉलेज पाया है। अगर आपका कैलिबर है तो आप तो किसी अप्लाई भी- कर देते हो। हाँ। तो प्रियंका आपका कोई मोटिवेटिंग फैक्टर? या मोटिवेटिंग मेरा सुपरवाइजर है। अच्छा चलो वो सही, मुझे बोलते हैं ठीक है, एक जगह से रिजेक्ट हो गए, दूसरे जगह पे जरूर होगा एडमिशन, वेरी तो नाइस, कीप ट्राइंग, लाइक ट्राई करते रहो तुम्हें जब तक एडमिशन नहीं मिल रहा है। राइट। पीएचडी क्योंकि मतलब तुम्हें- पैसेंस ही है। हाँ पैसेंस रहेगा तो होगा नहीं। नहीं ये तो सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब आपका पीएचडी में फॉरेन में हो गया, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था कि अबे कितना पढ़ोगे, अब पढ़ाई छोड़ दो? नहीं, तो घर वाले तो बोल रहे थे कि हाँ। अभी तो यूपी से राजस्थान गए हो, अब यूपी से सीधा फॉरेन जा रहे हो, हाँ बिल्कुल 1 साल से उधर पड़े हो, घर नहीं आ रहे हो। और फिर वो खुश भी थे। जब सैलरी पूछते हैं तब कि अच्छा कितना पैसा पाओगे, सैलरी उतना सोच रहे थे कि वो ईयरली है, मैं बोला नहीं ईयरली नहीं, वो मंथली है। चलो सही है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपके घर पे पता चला ये? सर थोड़ा बिटर स्वीट था कि मतलब जा रहे हो फिर वापस कब आओगे, साल में 2 साल में, क्योंकि इतना ट्रैवल इकोनॉमिकल नहीं है। तो मतलब ऐसे खुश थे बहुत और उनको लग रहा था कि मतलब मुझे पे करना है पीएचडी करने के लिए। हाँ, ये सबको लगता है घर वालों तो को, मतलब वो बड़े अभी रिलीव pay थे करना कि पड़ेगा। लाइक हाँ मुझे पैसा मिलने वाला है, हमें अपनी जेब से कुछ नहीं करना। अब तुम जाओ फिर से अब तुम हाँ, जाओ, आप जाओ। मतलब वो इस बात एक्चुअली उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि वो पीएचडी भी अगर आप फॉरेन में करो तो इट्स लाइक अ जॉब, और Exactly. पोस्ट डॉक भी करो तो इट्स लाइक अ जॉब। तो ये घर वालों को चीज़ अभी नहीं पता होती है, तो उनको लगता है कि अभी भी ये पढ़ेगा, अभी भी कितना भी और खर्चा कराएगा। So, पीएचडी के बाद एक बार बोलेंगे कि पोस्टडॉक कर रहे हैं तो और अभी और पढ़ना है। खासकर अम्मी लोग ज़्यादा परेशान होती है, अरे कितना पढ़ोगे तुम लोग, हाँ? और स्पेशली गर्ल्स के मैटर में तो Girls, बहुत हाँ। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हाँ। क्योंकि एक एज क्राइटेरिया, एज हाँ। फैक्टर भी है कि आफ्टर 5 ईयर वापस भी आना है, then शादी वगैरह भी करना हाँ। है, तो वो भी एक फैक्टर तो होता है। आपके घर का But, कैसा आ, रिस्पॉन्स या- था? मेरे घर का रेस्पॉन्स, मैंने उनसे बोला कि मुझे 1,22,000 इतना मिलेगा मुझे, और इंडिया में 31 मिलेगा, देन माय फादर एंड मदर शॉक्ड, you are getting that much money, then yeah, ठीक है, जाओ जाओ। fine, या जाओ करो जो करना है। चलो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, फैमिली का साथ हमेशा रहे, सारी चीज़ें थी। अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत आता है जो मेरे माइंड में आता है कि अगर मैं एमएससी सेकेंड ईयर तक आ गया और मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है,
अब मेरे को वो चीज़ फिलअप करनी है, वो फॉर्म की, ठीक है पीएचडी के लिए अप्लाई करो, तो क्या ये मैटर करता है यूएसए के लिए? रिसर्च पेपर का क्या सीन है? सर अगर लाइक आप टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, टॉप 100 में, टॉप 200 में, तो आप ये देखो कि ग्लोबली बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि आपके पास ये पब्लिकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट लाइक सपोज आप एक एडमिशन कमेटी में बैठे हो और आपके पास सेम पोजीशन के लिए 2 एप्लीकेंट्स हैं जिनमें सब कुछ सेम है, एक के पास पब्लिकेशन है, एक के पास पब्लिकेशन नहीं है, तो बेटर रिसर्च कौन करेगा? ऑब्वियसली पब्लिकेशन वाला। तो लाइक हाँ वो हेल्प करता है, बूस्ट करता है, बट नेसेसरी नहीं है। मेरा कोई पब्लिकेशन नहीं है और अभी मतलब मेरा कोई ड्राफ्ट भी नहीं है, लाइक कोई रिव्यू के लिए पेपर नहीं है, तो स्टिल द पॉइंट इज कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जितने लोगों का पीएचडी हुआ है यहाँ से अभी तक किसी का पेपर पब्लिश नहीं किसी हुआ का है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जस्ट एक्सपीरियंस है कि उस डोमेन में कि हमारा होने वाला है, हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जब इनिशियली इंटरव्यू होता है तो वो बोलते हैं कि सीवी को एक्सप्लेन करो और क्या तुम्हारा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो उस टाइम हमें उनको बोलना पड़ता है कि हमें इतने टाइम का रिसर्च एक्सपीरियंस है एंड इतना हमने किया है, हमारा पेपर पब्लिश होने वाला है या अभी अभी प्रोफेसर के पास सबमिट है। द पॉइंट इज जो आपने प्रोजेक्ट किया वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, उसी पर सारी कहानी टिकी हुई है। ठीक है, अब ये बताओ यार, एक लास्ट क्वेश्चन, जो एसओपी होता है, तो एसओपी आपने कितनी बार रिफाइन किया? जैसे एक बार लिखा, फिर से वहाँ रिजेक्शन हो गया, फिर से लगा कि शायद इसमें ही कोई गलती है, या फिर से आपने किसी अपने सीनियर से हेल्प लिया। एक फाइनल, एक जैसे कोई junior देख रहा हो तो वो 4 गलतियाँ करे, उसको सीधे ही ये बताना हो कि यार एसओपी ऐसे लिखना, तो कुछ बताना चाहो आप एसओपी के बारे में? सर यूएस में लाइक एसओपी इज एवरीथिंग। एसओपी आपका ओनली डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करेगा बाकी दूसरों से। तो आई स्पेंड अराउंड 2 months अपने एसओपी को लिखने में। फर्स्ट ड्राफ्ट कितने पेज का लिख दिया? ज़्यादा नहीं, 2 पेज की एसओपी होती है, लेकिन अच्छा, बहुत मेहनत लगता है वो एसओपी लिखने में। 2 पेज का एसओपी था मेरा। हाँ ठीक है। तो बट 2 महीने लाइक मल्टीपल रिविजन्स करना, और लाइक मैंने थोड़ा लाइक स्टोरी टाइप बताया था कि लाइक बचपन से लेकर अब तक क्यों इंटरेस्ट है, मैंने अपने बीएससी में क्या करा, ओके, बीएससी में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, मैंने क्या चैलेंजेस ओवरकम किए और मेरे को पीएचडी में कैसे हेल्प करेंगे, और फिर मास्टर्स में मैंने क्या सीखा, अपना प्रोजेक्ट का थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर और किसी की हेल्प मिली साथ में? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि सीनियर्स की हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जैसे आईआईटी जोधपुर के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड हैं, तो ये काफ़ी टाइट नेट कम्युनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स की अब्रॉड में, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। मेरे 2-3 सीनियर्स हैं जिनका मैंने एसओपी लिया रेफरेंस के लिए। ओके, तो एक आइडिया लेके हम लोग फिर देखते हैं कैसा है, कैसे लिखना है। इन्होंने ऐसे लिखा, तो हम इस चीज़ को हम कैसे अपने बारे में लिख सकते हैं? राइट। फिर उन्होंने हमको हेल्प भी किया, उन्होंने रिव्यूज़ भी दिए। जैसे हमारी एक सीनियर है, सुपर सीनियर है शिमा, जो यूनिवर्सिटी से साल उन्होंने हेल्प किया। और भी हमारे सीनियर्स हैं लाइक यूरोप में हमारे सार्थक भाई हैं, तो उन सब ने, उनका भी काफ़ी वो हेल्पफुल था। ओके, सो प्रवास भाई, आप कुछ बताना चाहो इस एसओपी के बारे में? कोई एक फाइनल, एक कि यार एसओपी में ये मत करना, वो मत करना, या कैसे एसओपी में झूठ नहीं बोलना है बस। अच्छा चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे फेंकना नहीं है कि मेरे को ये चीज़ें आती है, क्योंकि ब्लफ नहीं करना। जब प्रोफेसर इंटरव्यू लेता है ना, तो एक तरफ आपका एसओपी और सीवी खुला रहता है लैपटॉप पर उसका। ओके ठीक है, ये बहुत सॉलिड बात इन्होंने बताई, वरना अगर कि आप कुछ फेंक रहे हो तो खुद ही फंस रहे हो इंटरव्यू में। हाँ आई वांट टू ऐड वन। हाँ तो इनिशियली जब मैंने आईआईटी जोधपुर ज्वाइन किया था, तो मैंने एक इटली में मेरा कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हो गया था, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ईसीटी, तो मैंने उसमें ऑनलाइन टिक कर दिया था, एक इटली में थी। तो एक्चुअली ऑनलाइन था तो मैंने उतना उसको कंसंट्रेट नहीं किया था, बट सीवी में मेरे में वो कॉन्फ्रेंस ऐड था। तो मैक्सिमम टाइम जब इनिशियली जब मेरे इंटरव्यूज हुए थे, तो उस कॉन्फ्रेंस से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछते थे मुझसे कि इसमें तुमने क्या सीखा, क्या हुआ। और ऑनलाइन था तो मैंने उसको उतना फोकस नहीं किया, बस अपना दिया, फिर वहाँ से कुछ अटेंड, बाकियों का लेक्चर नहीं किया। ठीक है, हाँ ठीक है, यही था, उसको उतना फोकस नहीं किया। तो मैक्सिमम टाइम प्रोफेसर्स को क्या लगा, जस्ट लाइक ऐसे ही है, क्योंकि मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता था। राइट। तो हाँ इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो भी सीवी में एसओपी में लिखा है वर्ड टू वर्ड हमको पता होना चाहिए और एक्सप्लेन कर सकते। अगर आपके पास कॉन्फ्रेंसेस या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं है सीवी में, जैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, तो आप क्या कर सकते हो, आप लाइक टेक्निक्स सीख सकते हो जो आपके कोर्स वर्क से बाहर है। जैसे कोई कॉम्पिटिशनल मेथड है जो कि अभी रिसर्च में अप्लाई हो रहा है, तो वो आप खुद से सीख सकते हो, वो उसमें डाल सकते हो। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, कि ब्लफ नहीं करना है, अदरवाइज तो बिकॉज दे आर द प्रोफेसर्स, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस, तो वो कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे।
सो यार यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यू में हमने कई सारी चीज़ें बातें कर ली एंड आई होप कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब जाते जाते एक सिंपल सा क्वेश्चन कि यार ये बताओ कि अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो अपने जूनियर्स को जो फॉरेन जाना चाहते हो, स्पेशली यूएस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 पॉइंट जो आप उनको सजेस्ट करो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो मुझे ऐसा लगता है कि अप्लाई कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, मीन्स उसका कुछ बताओ। तो हाँ, तो डेफिनेटली फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी पॉसिबल हो अपना माइंड बनाओ और एक अलग से लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर दो कि मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना, डिपार्टमेंट से रिसर्च करना। और यूएस में ऐसा नहीं कि आपको कोल्ड मेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोल्ड मेल करोगे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा अपने एप्लीकेशन में। तो कोल्ड मेल स्टार्ट अर्ली। और अर्ली मीन्स कब से, मीन्स अर्ली जैसे अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। आइडियली आप क्या कर सकते हो, जैसे अपने फर्स्ट ईयर के बाद समर खाली होता है तो हाँ। आप यूजुअली एक इंटर्नशिप वगैरह जो भी करोगे या नहीं भी करोगे तो उस टाइम आप जीआर या टॉफल का प्रिपेयर कर सकते हो। राइट राइट। तो उस टाइम को वाइजली यूज़ करना है। और यूएस में एक्चुअली डेडलाइंस का बड़ा वो पंगा होता है। यूरोप वगैरह में इतना सीन है, उसमें कोई हार्ड एंड पास नहीं है। तो फॉल सेमेस्टर होता है, फॉल सेमेस्टर में मोस्टली कॉलेजेस की डेडलाइन 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप समर में कुछ काम करते हो और दिसंबर 15 तक आपके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस है तो आई वुड से कि आपको यूरोप वालों से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आपकी डेडलाइंस यूरोप वालों से जल्दी ख़त्म हो गई है। एग्जैक्टली राइट। तो और दिसंबर 15 आइडियली आपको टारगेट करना है। बाकी फिर जो कॉलेजेस जो बच जाते हैं जनवरी 15 फिर 15 तक भी चलता है, जिसमें मैंने अप्लाई किया था। ठीक है ठीक है। प्रियंका, द सेम क्वेश्चन टू यू, कोई एक एडवाइस अपने जूनियर्स को, जो आप आने वाले हैं, आप लोग तो चले जाओगे तो फिर से ये जूनियर्स आपको लिंक्डइन पे पकड़ेंगे, आपसे एसओपी सही करवाएंगे, तो उनके लिए कोई एक एडवाइस जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। यस, एडवाइस यही है कि इनिशियली अपना डोमेन फिक्स करो कि किस डोमेन में तुम्हें रिसर्च करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर तुम्हें जस्ट पीएचडी करना है तभी करना है, किसी की इन्फ्लुएंस में आके नहीं कि चलो, तुम हाँ। इन्फ्लुएंस सीनियर को देख के आया कि यार नहीं। अगर तुम करना चाहते हो रियलिटी में तभी तुम्हें अप्लाई करना है, नहीं तो यहाँ प्लेसमेंट काफ़ी होता है। हाँ, तो प्लेसमेंट लेके अपना बहुत ही प्यारी चीज़। और परवाज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। अगर आप लोग श्योर नहीं हो कि आपको पीएचडी करना ही है लेकिन आप माइंड बनाना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 साल प्रोजेक्ट कर सकते हो, 6 महीने में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करके देख सकते हो। तो क्या होगा आपका अब वो time डिजाइन क्रेडिट वाला जो आप बताए तो उसको आप कितने जो स्टार्टिंग में आपका कोर्स में था, हैंड्स ऑन वाला, वो 6 महीने का मतलब हाँ। एक सेमेस्टर का होता तो है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपका हाँ। इंटरेस्ट है भी कि है, नहीं। exactly। बिल्कुल, उसको सीरियसली कर ले बंदा। still, अगर आपको 2 साल में डिसाइड नहीं हो तो आप मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके सीवी में एक एक्स्ट्रा वो ऐड project भी आ हो जाएगा, जाएगा। राइट जो कि आपकी एप्लीकेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म कर सकते हो। अगर राइट गेट क्वालिफाइड है तो उसके लिए आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो राइट राइट राइट। सो परवाज भाई, एक एडवाइस सब जूनियर्स। एक तो करिकुलर से भी है, ग्रेड मेंटेन रखना पड़ता है अच्छा, हाँ इसके साथ साथ। तो पहला क्राइटेरिया होता है शॉर्ट लिस्ट का, ग्रेडिंग ही होता है। ग्रेडिंग, हाँ फिर पब्लिकेशंस होते हैं। तो कोशिश यही करना है कि जितनी जल्दी हो सके मतलब डिफाइन कर लो अपने आप को, पीएचडी करनी है नहीं करनी है। और अगर करनी है तो उसके अकॉर्डिंग according प्रिपरेशन शुरू कर स्टार्ट दो। कर दो, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। नहीं, लास्ट मोमेंट में होगा ही नहीं वो। हाँ कितना भी हाँ मेहनत कर लो नहीं होगा लास्ट मोमेंट में। हाँ। कि सीवी बनना उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जब तुम आईआईटी में एंटर करते हो, क्योंकि कोर्स वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सीजीपीए अप टू 8 है, देन दैट इज फाइन। 8 तो मैक्सिमम और रखना 8 ही तो होता है। मेंटेन करके Maintain, रखना ही पड़ता है। अगर और कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम किस रैंक पे वेरी करते हो। क्लास का किस रैंक है। अच्छा, क्लास में इंटरव्यूज में top- ऐसे भी आए हाँ, हैं। क्लास में टॉप 5 हो कि नहीं, टॉप 2 हो या नहीं। मुझसे पूछा गया है डायरेक्टली कि हाँ। तुम कितना क्लास में स्टूडेंट्स है और उसमें से कितने पे वेरी करते हो। अच्छा, उसमें झूठ बोल देता हूँ। नो नो वो कैसे पकड़े? आप रेफरेंस देते हैं ना प्रोफेसर का, अच्छा। तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके चलो, ये इसमें भी सर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो जैसे 8 सीजीपीए मेंशन करा, मेरे को यूरोप का सीन नहीं पता बट मुझे लगता था कि 8 सीजीपीए वाला सीन है बट मेरा सीजीपीए 7.4 था। तो मतलब आपको डेफिनेटली सीजीपीए फर्स्ट क्राइटेरिया है, वो आपकी सीजीपीए कम है तो वो अलग ही हटा देंगे। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेफिनेटली 8.7 होना चाहिए बट लाइक अगर आप यूएस रैंकिंग 500-600 में अप्लाई करते हो तो सीजीपीए को 1 सेकंड के लिए मतलब साइड में से आप अप्लाई कर सकते हो। राइट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो कि अच्छी से अच्छी बन जाए, लेकिन अगर किसी भी रीजन से अच्छा नहीं हो पाए तो इट डजंट मीन कि आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करो कि रिसर्च पेपर आ जाए, अगर नहीं आया तो इट डजंट मीन कि अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, फिर भी कर सकते हो। तो कहने का पॉइंट ये है कि कोशिश करते रहनी है। मुझे तो आप लोगों से बात करके ये समझ में आता है कि कोशिश जो करेगा कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ये तो कोई है। 100 टाइम 50
फ्री टाइम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट 1 पोजीशन तो उसको मिल ही जाएगी। डेफिनेटली चलो यार, ये बहुत ही प्यारी चीज़ कही यार। सो दोस्तों, आई होप कि अब आज का इंटरव्यू के लिए इतना सारे क्वेश्चंस थे, सब कुछ आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा जिसने भी इस वीडियो को अभी तक अगर आप बने हुए हो। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के बता सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी की लिंक्डइन आईडी दे दूंगा, तो आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप, आई थिंक कि आप लोग हमेशा तैयार रहोगे। और कोई ताइवान में रहेगा, कोई चेकोस्लोवाकिया में रहेगा, कोई यूएस में रहेगा, तो हमेशा, बिकॉज इन लोगों की भी हेल्प किसी सीनियर ने की है, आई एम राइट। डेफिनेटली तो बिकॉज इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक क्लोज ग्रुप है जहाँ सारे सीनियर्स इनको गाइड करते रहते हैं। तो एक ऐसे ही ये टेंडेंसी आगे बढ़ती रहे, एक चेन बनता रहे। सो यही हम सबकी ख्वाहिश है। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ बोल दो कि सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग भी जहाँ जाना, जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़वा देना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। सो एक बाय बाय कर देते हैं, ठीक है? ओके देन, ऑल द जीपीटी पे एसओपी मत लिखवाना। अच्छा हाँ, GPT कुछ यूज मत करना है। अच्छा तो ये क्यों ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं, चैट GPT का फॉर्मेट अलग है। ओरिजिनलिटी नहीं आती ना उसमें। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके देन, ठीक है देन, ओके बाय। ऑल द बेस्ट।